हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है 12 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स पढ़ेंगे। तो इसके बारे में देखिए, टॉपिक तो हम अंदर देख ही लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जीएस पेपर 2 से। ठीक है, तो संसद और राज्य विधायिका संरचना, उसकी कार्य संचालन शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो सचेतक होता है, विप होता है, वो क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा विप क्या होता है। जो हमारी डिसिप्लिन मेंटेन करता है संसद में। जो भी पार्टी है, जैसे बीजेपी अभी पावर में है, तो उसके जो सदस्य होंगे उनका एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। मतलब जैसे कि वो वोटिंग वगैरह करते हैं तो वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग ना करें, इस टाइप के मतलब वो कार्य क्या है, उनकी निगरानी रखता है। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा जो सांसद सैयद नसीर हुसैन और जो छाया वर्मा है, उनको राज्यसभा का सचेतक नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, जो लोकसभा और उच्च सदन जो राज्यसभा है उसमें सचेतकों और मुख्य जो सचेतक होते हैं उनकी संख्या जो है बराबर हो चुकी है। ठीक है, ये आपने जो लक्ष्मीकांत है उसके अंदर पढ़ा ही होगा कि हमारे जो सचेतक और मुख्य सचेतक होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो सचेतक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो विप होते हैं, सचेतक होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो क्या करता है, संसद अथवा जो विधानसभा है उसके अंदर दल के जो एनफोर्सर होते हैं, इनको इनडायरेक्टली क्या कहा जाता है, एनफोर्सर। ठीक है, किसी भी नियम को मतलब एनफोर्स कर देना, उसके रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी राजनीतिक पार्टी होती है वो सदन के अंदर जो विप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य होगा सबसे, ठीक है, उसको नियुक्त करती है। इस सदस्य को जो है जो मुख्य सचेतक होता है वो भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे मुख्य सचेतक होते हैं वो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको, वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। इसकी सहायता के लिए पार्टी द्वारा अतिरिक्त जो सचेतक होते हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, भारत को जो विप है उसकी अवधारणा जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है उससे विरासत में पहले ही प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके अलावा देखिए नोट क्या करना है। तो जो संसदीय भाषा उसमें विप क्या होता है, सदन में होने वाली किसी भी मतदान जो होता है, वोटिंग वगैरह होती है, उसमें उपस्थित रहने तथा जो किसी विशेष तरीके के मतदान है उसमें भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया एक लिखित आदेश भी होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा देखिए सचेतक जो होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होगी। तो जो पार्टी होता है उसमें जो विप होता है वो सदन में अपनी पार्टी के आधिकारिक जो नीति होता है उसके अनुसार अपने दल के सदस्य द्वारा जो मतदान होता है और मतदान सत्र है उसमें भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और ये भी ध्यान रखता है कि वो जो पार्टी के सदस्य है वो अपनी पार्टी के लिए वोट करे। ठीक है, मतलब अगेंस्ट में उसके मतदान ना करें। जो विप है उसके उल्लंघन करने की अगर सीधे मान लीजिए उसकी कोई बात नहीं मान रहा है तो सदन में जो पार्टी है वो विप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य जो होते हैं उनको अयोग्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यदि सदन में किसी पार्टी के जो 2/3 सदस्य है वो पार्टी विप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें दल बदल जो अनुच्छेद हमारा 110 है उसके अंतर्गत कानून के तहत अयोग्य कार्रवाई से जो है छूट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, जो सचेतक होता है, तो राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन जैसे कुछ मामलों में सचेतक जो विप होता है किसी सदन सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य को किसी विशेष प्रकार के से मतदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। मतलब आप किसी पे प्रेशर नहीं कर सकता सचेतक कि आपको इसी पार्टी के अगेंस्ट में या फिर इसके जो है साथ में अपना वोट जो है देना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो अगला टॉपिक क्या है, तो ये जीएस पेपर 2 से ही है, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। तो संसदीय जो सत्र है उसकी समाप्ति। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जो हमारी लोकसभा है उसका जो मानसून सत्र है वो कब समाप्त होना था, तो 13 अगस्त को समाप्त होना था। किंतु जो पेगासस जासूसी विवाद है, ठीक है, इसको आपको पता ही होगा कि जो अलग अलग जो जैसे कि हमारे जो कांग्रेस के नेता थे उनकी जासूसी हुई, मतलब ऐसा कहा गया पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसकी द्वारा की गई, तो उसकी वजह से जो है विवाद है, जिसकी वजह से जो 6 हमारे सांसद थे उनको निलंबित भी किया गया था राज्यसभा में। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी होगी 2-3। तो इसमें जो है कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे जो विरोध है उसके कारण सत्र को निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो हालिया संसदीय सत्र का जो प्रदर्शन या परिणाम है, तो उसमें जो हमारा जीरो काल होता है उसमें क्या है, यह महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को आवंटित समय होता है, जैसे कि आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। और सत्र के दौरान यह सबसे अधिक जो है ये प्रभावित रहा है। ठीक है, इसके अलावा सत्र के अधिकांश दिनों में जो प्रश्नकाल होता है, ठीक है, उसको भी बाधित रहा है। सदन के दौरान जो है सत्र के दौरान सदन 20 विधेयकों को पारित करने में सफल रहा, जिनमें से अधिकांश जो विधेयक थे वो बिना किसी बहस या
विपक्ष की भागीदारी के पारित कर दिए गए। ठीक है, उसके अलावा सत्र की समाप्ति जो है, तो जैसा कि आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, स्थगन क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए जो हमारा जो स्थगन है, उसके अलावा सत्रावसन या फिर विघटन, उसके द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, स्थगन का मतलब जो हमारी वो है, जो हमारी संसद होती है, उसके सत्र को सत्र के जो कार्य होते हैं उनको एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत निलंबन की अवधि कुछ घंटे हो सकती है, दिन हो सकती है, या फिर सप्ताह भी हो सकती है। उसके अलावा देखिए जो एडजॉर्नमेंट साइन डाई, मतलब जो अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, जो सदन की बैठक है उसको अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना। दूसरे शब्दों में इसके जो तहत सत्र है उसको पुनः संवेद करने की तिथि निर्धारित किए बिना सदन को स्थगित कर देना। मतलब दोबारा पता नहीं है कि ये जो सदन हो रहा है वो दोबारा कब होगा। ठीक है, उसके लिए उसको स्थगित कर देना। ठीक है, तो स्थगन और जो अनिश्चित काल होता है उसके लिए स्थगन जो होता है वो घोषित करने की शक्ति सदन को जो पीठासीन अधिकारी होगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है या फिर राज्यसभा के जो सभापति होता है, इन दोनों के पास होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो सत्रावसान होता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सत्र होता है उसके कार्य को पूरा हो जाने के बाद जो हम राष्ट्रपति या फिर सत्रावसान करने संबंधी जो अधिसूचना है वो जारी की जाती है। ठीक है, इसके बाद पीठासीन अधिकारी जो भी होगा, राज्यसभा या लोकसभा के पीठासीन जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो सदन होता है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर देता है। ठीक है, सत्रावसान में राष्ट्रपति सत्र जारी रहने के दौरान भी सत्र का सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग जो सत्र होता है उसके दौरान भी राष्ट्रपति को जो है उसको सत्रावसान कर सकता है। उसके अलावा जो विघटन होता है, तो इसमें क्या होता है, सदन का जो विघटन होता है वो केवल लोकसभा में होता है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, अतः इस पर जो विघटन होता है वो संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विघटन सिर्फ किसका होता है, लोकसभा का होता है। उसके अलावा विघटन की घोषणा जो है उसके बाद जो मौजूदा सदन होता है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, आम चुनाव होने के पश्चात जो है एक नए सदन का गठन किया जाता है, जो पिछला होता है वो खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ विघटन किसका होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता। उसके अलावा देखिए जीएस पेपर 2 से यूनिट आप देख ही सकते हैं, तो उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल पैनल, तो इसका संदर्भ में देख लेते हैं क्या है। तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, उसमें जो हमारे खाली पद थे उनको भरने के लिए जो केंद्र है और राज्य सरकार है उनके लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। ठीक है, 8 सप्ताह मतलब वही ऑलमोस्ट जो है 1.5 महीना। तो इसके अंतर्गत जो अदालत है उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उससे जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उस पर एक विस्तार पूर्वक जो विधायी प्रभाव अध्ययन होता है वो करने के लिए कहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अदालत द्वारा जो की गई टिप्पणियाँ इस मामले में। तो इसके अंतर्गत जो कानून है वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो बनाया गया है, राज्य उसे असफल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो नया है वो बनाया जा रहा है। अदालत ने यह सवाल भी किया कि जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके द्वारा लोगों को शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए जानबूझकर रिक्तियों को जो है लंबित रखा जा रहा है। मतलब अगर वहाँ पे जो हम कंप्लेंट जब करने जाते हैं कंज्यूमर की, अगर वहाँ पे जो मेंबर हैं उसके डिपार्टमेंट के वही नहीं होंगे तो हम कंप्लेंट करेंगे किसको। ठीक है, इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दोनों ही जो केंद्र और राज्य सरकार है उनको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, रिक्तियाँ भरने में देरी पर केंद्र की दलील क्या है, तो इस रेस्पेक्ट में केंद्र ने क्या कहा, तो इसके अंतर्गत जो न्यायाधिकरण है उसके सदस्यों के कार्यकाल को लेकर जो न्यायालय उसमें मामला जो है विचाराधीन है, जबकि जो केंद्र सरकार है इस मामले पर अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहा है। ठीक है, मतलब इस मामले पर जो अदालत है वो क्या कहेगा कि मतलब उनका कार्यकाल जो है वो कितने टाइम का हो गया। इसके अलावा जो मुकदमेबाजी और संबंधित जो कानून है उसके आगे पीछे होने से जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा हो रही है, जिससे जो न्यायाधिकरण है उसमें सदस्यों की नियुक्ति करने में जो है देरी हुई है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसके तहत जो विवाद निवारण तंत्र है तो उसके बारे में क्या कहा गया, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, 3 स्तरीय जो है त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। कौन से, तो राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला स्तर आयोग। ठीक है, तीनों ही मतलब लेवल पे इसको जो है जो ढांचा है वो जो प्रोवाइड है वो किया गया। ठीक है, ये सभी जो है अर्ध न्यायिक निकाय हैं। उसके अलावा अगर इसकी संरचना की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसमें क्या है, जो प्रत्येक जिला फॉर्म होता है उसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो क्या करता है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। ठीक है, योग्य होता है, जिला न्यायाधीश नहीं होता, वो योग्य होता है और जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है या फिर वो रह भी चुका है। ठीक है,
उसके अलावा जो राज्य स्तर है उस पर उपभोक्ता विवाद निवारण जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष के रूप में जो हाई कोर्ट होता है हमारा, उसके वर्तमान न्यायाधीश या फिर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अधिनियम है जो उसका विस्तार किया गया। तो इस विस्तार में क्या कहा गया कि जो ये अधिनियम के प्रावधान है वो वस्तुओं के साथ साथ जो सेवाएं होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उन पर भी लागू होंगे। ठीक है, वस्तुओं में जो उपभोक्ताएं होते हैं उनको थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेता, उनके माध्यम से बेची जाने वाली जो या फिर निर्मित या उत्पादित जो सामग्री है उसको शामिल इसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, अधिनियम के तहत जो है परिवहन, टेलीफोन, बिजली, आवास, विकास, बीमा, चिकित्सा, उपचार आदि को जो है सेवाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा शिकायत निवारण प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वस्तु या फिर माल है जो उसमें खराबी होने से जो हमारी सर्विसेज होती है उसमें कमी होने के संबंध में जो जिला उपभोक्ता फोरम होते हैं उनके जो राज्य आयोग, मतलब 3 लेवल पे होता है, तो राज्य या फिर राष्ट्रीय आयोग होता है, इनके समक्ष जो है लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा हालांकि निःशुल्क अथवा किसी निजी जो सेवा है उसके अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली जो किसी भी सेवा है उसमें कथित कमी के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। मतलब अगर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर की कोई कंप्लेन करनी है तो वो वहाँ पे जो है दर्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा वस्तु या माल में खराबी अथवा सेवा से कोई असंतुष्ट व्यक्ति, उपभोक्ता जो है इस संदर्भ में सिविल मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, सिविलियन मुकदमे होते हैं। उसके अलावा जो है असंतुष्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपनी शिकायत जो है उसका निवारण करा सकते हैं। ठीक है, अधिनियम के तहत जो दर्ज कराई गई शिकायत होती है, अपील होती है या फिर याचिका होती है, इनके लिए जो उपभोक्ता होते हैं उसको कोई भी न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि अन्य शुल्क के रूप में केवल मामूली राशि जो है चुकानी पड़ती है। अब देखिए अपील जो है वो कैसे करते हैं, तो यदि कोई उपभोक्ता जो है वो जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, राज्य आयोग से, मतलब जिला के बाद राज्य आयोग में जो है अपील कर सकता है। राज्य आयोग के आदेश से विरुद्ध उपभोक्ता जो है राष्ट्रीय जो आयोग है उसमें अपील कर सकता है। ठीक है, 3 लेवल पे होती है तो 1 बाय 1 ऊपर चढ़ता जाएगा। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने में जो मदद करने हेतु जो राष्ट्रीय आयोग है उसको सभी राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है, सबसे ऊपर की जो है ये बॉडी होती है तो इसकी वजह से जो राज्य है उन पर इसको जो नियंत्रण है वो दिया गया है, जिसके तहत जो राष्ट्रीय आयोग समय समय पर संस्थाओं, मामलों के निपटान और लंबित मामलों के संबंध में कार्यवाही स्थिति की मांग कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से जाँच का कार्य कर सकता है। अधिनियम में किए गए जो नवीनतम संशोधन है तो उसके अनुसार जो 2019 में किए गए थे उसके अनुसार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता होते हैं वो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की स्थापना की जाएगी इसके अंतर्गत। और ये क्या करेंगे, जो आयोग होते हैं उनको क्रमशः 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से अधिक राशि से संबंधित मामलों की जो है इसके अंतर्गत सुनवाई हो पाएगी। उसके अलावा अन्यायपूर्ण जो अनुबंध होते हैं उनके मामले में राज्य आयोग 10 करोड़ रुपए तक के मामलों में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और इससे अधिक की अगर राशि होगी तो राष्ट्रीय आयोग जो है इसकी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। ये आयोग ऐसे अनुबंधों की अन्यायपूर्ण शर्तों को अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने ऊपर देख ही लिया। तो इसमें देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसको। उसके अलावा देखिए अगला भी जो है जीएस पेपर 2 से है, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका संदर्भ क्या दिया गया, तो हाल ही में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसके द्वारा जो संसद है उसको राजनीति में अपराधियों के आगमन के बारे में आगाह किया गया और अदालत ने जो पिछले साल जो बिहार विधानसभा चुनाव थे उसमें जो उम्मीदवार थे उनके आपराधिक अतीत के बारे में मतदाताओं से जानकारी छिपाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया। ठीक है, मतलब अगर कोई जो राजनेता है उनका अगर हम बैकग्राउंड छुपाते हैं तो इस टाइप से जो बिहार है उसमें जो है विधानसभा पर जो है जो वो होता है जुर्माना वो लगाया गया। मतलब जो विधानसभा है उस पर नहीं, जो पार्टी होती है उसने जो अपना जो रिकॉर्ड छुपाया सदस्यों का तो उस पर जो है जुर्माना लगाया गया। तो शीर्ष अदालत द्वारा फरवरी 2020 में जो जारी निर्देश हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जितने भी राजनीतिक दल थे उनको उनके द्वारा अपने चुनावी उम्मीदवारों को चयन करने के 48 घंटों के भीतर, ठीक है, मतलब जब आप अपने जो उम्मीदवार होता है उसको अनाउंस कर देंगे तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज पर जो आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार होंगे, ठीक है, जिन्होंने अपराध कुछ ना कुछ किया होगा, उनके शीर्षक के तहत आपराधिक इतिहास यदि कोई हो उसको जो है प्रकाशित करने का निर्देश दिया। ठीक है, इसके आगे क्या कहा गया कि जो मतदाता होते हैं उनको प्राप्त जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसको अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने हेतु अदालत ने कई इसके अंतर्गत जो है निर्देश जारी किए। ठीक है, तो इसमें क्या निर्देश दिए गए, तो भारत के जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ECIA इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा मात्र एक बटन के स्पर्श से उम्मीदवार को
आपराधिक इतिहास का विवरण जो है वो प्राप्त करने हेतु मतदाताओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम किसी को वोट करें तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो इसके अंतर्गत जो अदालत है उसके फैसले के अनुपालन में राजनीतिक दलों की निगरानी हेतु जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा एक अलग प्रकोष्ठ या फिर जो सेल होता है वो उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा शीर्ष अदालत के जो न्यायालय मित्र होते हैं उनके द्वारा सितंबर 2020 में दायर की गई जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हमारे देश भर के जो विधि निर्माता है, मतलब जो लॉ मेकर हैं, उनके खिलाफ कुल 4442 मामले लंबित पड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से जो मौजूदा सांसद और राज्य विधानसभा सदस्य हैं उनके खिलाफ मामलों की संख्या अगर देखें तो 2556 उन्हीं के खिलाफ है। ठीक है, इसमें से जो अधिकांश मामले हैं वो राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई हेतु विशेष रूप से जो गठित विभिन्न विशेष अदालत है उसमें अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो लॉ मेकर होते हैं उनके खिलाफ दर्ज मामलों में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान, मानहानि, धोखाधड़ी, इनके मामले जो है शामिल हैं। उसके अलावा अधिकांश जो मामले हैं वो जानबूझकर अवज्ञा करने, ठीक है, जानबूझकर बात ना मानने, लोक सेवकों द्वारा जो जारी आदेश होते हैं उनमें बाधा डालने के लिए आईपीसी की जो धारा 188 है उसके उल्लंघन से संबंधित है। ठीक है, ज़्यादातर मामले अपराधों के संबंध में 413 मामलों में से आजीवन कारावास का दंड देने का भी प्रावधान है। ठीक है, ऐसे मामले मतलब ऐसे सांसद जिनके ऊपर ये चल रहा है 413 लोग ऐसे, जिनमें से 174 मामलों में मौजूदा सांसद जो है वो आरोपी हैं। ठीक है, कई मामलों में दर्ज किए जाने की शुरुआती स्तर पर लंबित हैं और यहाँ तक कि अदालतों द्वारा जारी जो गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट होते हैं वो भी निष्पादित नहीं किए गए हैं। ठीक है, विधि जो लॉ मेकर होते हैं उनके खिलाफ सबसे अधिक मामले यूपी में जो है लंबित पड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में। इस विषय पर जो जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके प्रावधान अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर हम इसके देखें तो आरपीए 1951 के तहत जो किसी आपराधिक मामलों में सजा युक्त जो होने के बाद जो चुनाव जो है नहीं लड़ पाते, मतलब अगर आप सजा युक्त है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 8 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले में 2 या 2 से अधिक जो वर्ष है उसको अगर सजा दी गई व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ने से जो है रोका जाता है, परंतु जिन व्यक्ति को मामला अदालत में विचाराधीन है वे चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, राजनीति में आपराधिकरण के मुख्य कारण क्या होते हैं? भ्रष्टाचार, वोट बैंक, शासन में जो कमियां, उसकी वजह से। अगर इसकी में हम आगे की राह देखें तो जो राजनीतिक दल है उसको स्वयं ही जो दागी व्यक्ति होते हैं जिन पर मतलब मामला चल रहा होता है उनको टिकट देने से मना कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से जो है रोक सकते हैं और जिनके खिलाफ जो जघन्य प्रकृति के मामले हैं वो जो है लंबित है। ठीक है, उसके अलावा फास्ट ट्रैक अदालतों को दागी जो नीति निर्माता होते हैं, लॉ मेकर होते हैं, उनसे संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाना चाहिए। चुनाव अभियानों के वित्तपोषण में अधिक जो है पारदर्शिता लाई जाए। उसके अलावा जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको राजनीतिक दलों के वित्तीय जो खाते हैं उसका ऑडिट की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब किसी के में अगर अचानक से बहुत सारा पैसा आता है तो वो जो है मेज़र कर सकें। उसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जीएस पेपर 2 से ये भी। तो हाल ही में क्या हुआ, जो अफ्रीकी देश सूडान है, ठीक है, उसने जो दारफुर संघर्ष है उसके लिए अन्य अधिकारियों सहित लंबे समय तक जो तानाशाह रहे जो ओमार अल बशीर है उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए जो है सौंपने का आदेश दिया। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं दारफुर संघर्ष होता क्या है। तो इसके बारे में देखिए, जो दारफुर संघर्ष है वो 2003 में जो ओमार अल बशीर है उसकी अरबी जो समुदाय था उसके प्रभुत्व वाली सरकार द्वारा गैर अरबी समुदाय के खिलाफ संस्थागत भेदभाव किए जाने की शिकायत करते हुए गैर अरब जो विद्रोही हैं उनके लिए हथियार उठा लिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा सूडान के जो दारफुर जो क्षेत्र है उसमें सरकार और गैर अरब विद्रोहियों के बीच जो है युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो गैर अरब विद्रोही थे उनके द्वारा हथियार उठाए गए थे। तो इसके बारे में पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जो ओमार अल बशीर था वो सूडानी क्षेत्र में जो नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है उसके आरोपों में 1 दशक से अधिक समय के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसके द्वारा जो है वांटेड था। ठीक है, वांछित मतलब वांटेड था। उसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अनुसार दारफुर संघर्ष में 3 लाख लोग मारे गए और 25 लाख लोग जो है विस्थापित, मतलब उनकी जगह जो है चेंज की गई। तो सबसे पहले आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। तो जो आईसीसी है वो कहाँ पे स्थित है? हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध है उसके अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय होता है। ठीक है, ये जो है आईसीसी पहला स्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसका जो स्थापना है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संबंधित जो गंभीर अपराध होते हैं उनको करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें सजा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, आईसीसी की जो स्थापना है वो रोम कानून, रोम स्टैच्यू
उसके अंतर्गत की गई थी, जो 1 जुलाई 2002 से जो है प्रभावी है। इसको फंडिंग कौन करता है? तो न्यायालय का जो खर्च है वो मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है, परंतु इसे सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों, अन्य संस्थाओं, इससे जो स्वैच्छिक योगदान है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें उसमें पैसा देना तो आप भी जो है दे सकते हैं, ठीक है। संरचना और अगर मतदान शक्ति देखें तो आईसीसी जो है उसके प्रबंधन, विधायी निकाय और सदस्य जो है वो सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधित्व जो है शामिल होता है। जो भी उसके मेंबर हैं उनका एक प्रतिनिधित्व जो है शामिल होगा। प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए जो हर संभव प्रयास है वो किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है, ठीक है। आईसीसी एक अध्यक्ष तथा 2 उपाध्यक्ष होते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? सदस्यों द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, 3 ईयर के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अगला टॉपिक है, तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है जो आईसीजे और आईसीसी के अंदर डिफरेंस है। तो देखिए आईसीसी जो है 2002 में जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1946 में हुआ था आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। यूएन रिलेशनशिप देखें तो ऑफिशियल कोर्ट ऑफ द यूएन कॉमनली रिफर्ड टू द वर्ल्ड कोर्ट, जिसे जो है वर्ल्ड कोर्ट भी रिफर किया जाता है। इंडिपेंडेंस में रिसीव्ड केस रेफरल फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उससे जो है इंडिपेंडेंस केस दिए जाते हैं, ठीक है। लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे हेग, नीदरलैंड, दोनों की सेम है। टाइप ऑफ केसेस तो कन्वेंशन बिटवीन द पार्टीज एंड द एडवाइजरी ओपिनियन आईसीजे। और अगर आईसीसी की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। सब्जेक्ट मैटर करें तो सॉवरेनिटी, बाउंड्री एंड जो मैरीटाइम डिस्प्यूट हो गए, ट्रेड हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एंड मोर, ठीक है। अगर आईसीसी की बात करें तो जेनोसाइड, ठीक है, जो मतलब नरसंहार होता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम हो गया, वार ऑफ एग्रीगेशन हो गया। फंडिंग तो यूएन फंड करता है आईसीसी को। एग्रेशन कंट्रीब्यूट फ्रॉम स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यू ऑन वॉलंटरी मतलब कोई स्वेच्छा से अगर देना चाहता है, फ्रॉम द यूएन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, ये मतलब हमने ऊपर देखा था। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 से बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। तो एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में हमने कल भी थोड़ा सा देखा था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, जो एसईजी है उसके भीतर की खाली पड़ी हुई जो ज़मीन है और लगभग 3 लाख जो करोड़ रुपए की लागत वाले अप्रयुक्त निर्मित क्षेत्र है, मतलब जिसका यूज़ नहीं किया जा रहा, उसको अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए छोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसका जो आवश्यकता होता है, ठीक है, आपके पास अगर वो हो, जो ज्योग्राफी की महेश कुमार बर्नवाल है उसमें दिया गया है 12 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर तक, जहाँ पे मतलब हम व्यापार वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो इसकी हिस्सेदारी करीब जो एसईजी है उसकी हिस्सेदारी करीब 30% होती है इसके अंतर्गत। लेकिन 250 से अधिक जो विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं एसईजी जो है उसमें निर्मित सुविधाओं में से लगभग 10 करोड़ वर्ग फुट जगह जो है खाली पड़ी हुई है, ठीक है। कीमत के हिसाब से 3,000 प्रति फुट की जो दर है उससे 30,000 करोड़ रुपए का निर्मित क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसे किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये होता क्या है एसईजी, तो जो एसईजी है वो भौगोलिक रूप से चिन्हित किए गए जो एनक्लेव या फिर अंत्य क्षेत्र होता है किसी भी देश का, जिसमें व्यापार और व्यापार से संबंधित नियम और जो पद्धतियाँ होती हैं वो देश के बाकी हिस्सों से अलग होती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में स्थापित सभी इकाइयों को जो है विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है, ठीक है। एसईजी का जो मूल विचार है इस सत्य से उत्पन्न होता है कि यद्यपि पूरी अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक वातावरण है उसमें नाटकीय रूप से रातों रात जो है सुधार करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, किंतु विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है एसईजी है जो उसको काफ़ी समय से तैयार किया जा सकता है और ये एक एनक्लेव के रूप में इन समस्याओं को हल करने की दिशा में कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है, ठीक है। मतलब इसका किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमने इतना पैसा लगा के अगर इसे जो है मॉडिफाई किया है तो हम किसी और रूप में जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एसईजी जो है अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं तो अतिरिक्त जो आर्थिक कार्यकलाप है उसका सृजन करना, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार अवसरों का सृजन कर सकता है, अवसंरचना सुविधाओं का विकास कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा एसईजी में सुविधाएं और प्रोत्साहन अगर हम देखें तो सेज जो है इकाइयों के विकास, संचालन, रखरखाव हेतु आयात माल की घरेलू खरीद उस पर जो है शुल्क से छूट देता है, ठीक है। निर्यात में होने वाली आय पर जो है आयकर छूट मिलती है। उसके अलावा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है MAT है उससे छूट मिलती है। केंद्र और राज्य जो है उस पर मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं, ठीक है। एसईजी से संबंधित अगर समस्या देखें तो भारत में जो एसईजी है वो कई अन्य देशों में स्थापित जो एसईजी है उसकी तरह सफल नहीं है, ठीक है। कई एशियाई अर्थव्यवस्था विशेष रूप से अगर चाइना, कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर है इन क्षेत्रों में जो है बहुत
लाभ होता है, ठीक है। भारत में इतना नहीं होता, ठीक है। भारत में नई पीढ़ी के अधिकांश जो SEZ है वो निर्यात की बजाय करों से बचने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय और करों और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जो कर होते हैं उनसे छूट के रूप में दी जाने वाली भारी राजकोषीय जो रियायतें होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट है, उनको SEZ बनाने के लिए आकर्षित किया जाता है, ठीक है। भारत में अधिकांश जो औद्योगिक जो SEZ है उनका प्रदर्शन उनके निर्धारित स्तर से नीचे रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? शेष अर्थव्यवस्था के साथ इनके खराब प्रदर्शन। तटीय विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं उसके अपने भीतरी इलाकों के साथ जो है खराब संपर्कों की वजह से ये क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता का यूज़ जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पश्चिमी तट हमारे देखें तो यहाँ पे SEZ जो है जो 12 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितना भी अपना व्यापार होता है वो सब इसी एरिया में करते हैं, ठीक है। पर हमारी कनेक्टिविटी पश्चिमी क्षेत्रों की जैसे ख़राब है, हमारे अंदर की जो स्टेट है उसकी वजह से जो हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई राज्य ऐसे होते हैं जिनमें जो केंद्रीय सेज जो अधिनियम है राज्य स्तरीय कानूनों से मेल नहीं खा पाते, ठीक है। जिसकी वजह से जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो अप्रभावी रह जाता है। मतलब आप सिंगल विंडो सिस्टम क्या हो जाता है, जैसे जहाँ पे जो हमारा राज्य और केंद्र है उनके लिए हमें जो टैक्स देना हो वो एक ही लेवल पे देना हो, ठीक है। उसके अलावा एक सशक्त नीति जो है तंत्र कुशल कार्यान्वयन प्रभावी निगरानी इसकी कमी के कारण SEZ के माध्यम से औद्योगिकरण करने संबंधी भारत का प्रयास जो है गंभीर रूप से संकट में पड़ गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है, महाराष्ट्र द्वारा जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये पुरस्कार है वो पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी है उनकी जयंती 20 अगस्त इसके अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्थाओं और कंपनियों को यह पुरस्कार जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे एंड ए ग्रेट डे।